एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो नगरिया। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी क्लास 9 के बच्चों के लिए, जहां पे हम एक चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर्स हम पहले भी ले चुके हैं और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम जो कि है आज का लेक्चर एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, फॉलोइंग विच वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों ने उन चैप्टर्स को हो सकता है नहीं देखा हो, उन लेक्चर्स को, तो जो पूरा प्लेलिस्ट है हमारा वो रहेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द प्लेलिस्ट, जहां पे आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर एंड फॉलो अलोंग। ठीक है, इसके अलावा दोबारा से मैं आपको याद दिला दूं कि जितने भी हमारे नोट्स हैं उसके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे इन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा क्यूआर कोड को मैं यहाँ पे डाल दूंगी, सो क्यूआर कोड को आप डायरेक्टली स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को। इसके अलावा फॉर डेली अपडेट्स इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, अगर आपको वीडियो एंड तक अच्छी लगे सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। शेयर कीजिएगा, जितने भी ज्यादा दोस्तों को आप शेयर करेंगे उतना बढ़िया आप फ्रेंड होंगे उनके लिए। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वैसे चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, आज हम सेल ऑर्गेनल्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ द सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जो सेल है हमारा, इस सेल का जो स्ट्रक्चर है, एक सेल, कोई भी सेल चाहे आप ले लो, चाहे आप प्लांट सेल के बारे में बात कर लो, चाहे आप एनिमल सेल के बारे में बात कर लो, हर एक सेल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट मेजर चीजें होती ही होती हैं। ठीक है जी, वो क्या 3 चीजें हैं वो देख लेते हैं हम कि वो क्या 3 चीजें हैं। सो 3 चीजों में आपको मिल जाती हैं। सबसे पहला हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियस एंड तीसरा हमारे पास है cytoplasm. So there are 3 important things that are found in the cell without which any entity cannot be called a cell. क्या क्या है वो? सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इनके अंदर इनसाइड द साइटोप्लाज्म हम क्या देखते हैं कि कुछ स्मॉल स्मॉल बॉडीज होते हैं जो फ्लोट अराउंड करते हैं और सेल के लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। उन ऑर्गेनल्स को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल के लिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे वो बताते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सो सेल ऑर्गेनल्स का डेफिनेशन क्या है? सेल ऑर्गेनल्स में हम कह रहे हैं कि दैट दे आर पार्ट्स दैट हैव डेफिनिट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। 3 चीजें होनी चाहिए, डेफिनिट शेप, डेफिनिट स्ट्रक्चर एंड डेफिनिट फंक्शन। फिर उस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म को हम क्या कह देंगे? एक ऑर्गेनल। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें हम बिगिन करेंगे विद सेल ऑर्गेनल। सो सेल ऑर्गेनल हमें पता होना चाहिए दैट इट इज लिविंग। सबसे पहली इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमें पता होनी चाहिए दैट इट इज लिविंग, है ना। लिविंग वर्ड को आपको अंडरलाइन कर लेना है अपने बुक्स में। इसके अलावा इट इज फ्लेक्सिबल, है ना, ये मोड़ सकते हैं हम सेल को, जो है हम ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं, तो इट इज फ्लेक्सिबल। इट इज वेरी थिन इन नेचर। ठीक है, ये जो है ये सेल को सराउंड करता है। दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों के रिस्पेक्ट में सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। विदाउट द सेल मेम्ब्रेन वी कैन नॉट कॉल अ सेल, है ना। सेल को हम सेल तब तक नहीं कह सकते जब तक वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये जो है ये सराउंडेड होता है इन केस ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन हमें याद रखना है कि कॉम्पोजिशन क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, है ना। इसमें प्रोटीन्स होता है और इसमें लिपिड्स होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लाइपोप्रोटीन चीज क्या होती है, लाइपोप्रोटीन जो है इसमें लिपिड्स होता है और इसमें प्रोटीन्स होता है। इन दोनों के अमेलगमेशन को, इन दोनों की ज्वाइनिंग को जब आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे, हम एक चैप्टर स्पेसिफिकली पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। उस चैप्टर में भी आपको इसके बारे में और डिटेल में हम आपको पता चलेगी, जहां पे हम प्रोटीन्स लेते हैं, जहां पे हम लिपिड्स लेते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन्स के बीचों बीच हमको क्या दिखता है? बहुत सारे पोर्स, टाइनी पोर्स होते हैं। और ये जो पोर्स है ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट। जब हमें ट्रांसपोर्ट कराना हो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इंटीरियर ऑफ द सेल, उसको हम कह देते हैं परमिएबिलिटी, यानी मूवमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब वो चूज करता है कि उसको किसके साथ दोस्ती करनी है।
है ना। अगर कोई उसको पसंद आ रहा है तो अंदर आना अलाउड है, अगर कोई उसको नहीं पसंद आ रहा है तो वो उसको एंट्री करने देगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी पार्शियलिटी की बात है, यहाँ पे थोड़ी ये सब चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका कि वो शेप देता है सेल को, कि सेल का शेप कैसा होगा ये सेल मेम्ब्रेन डिटरमिन करता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है सेल को, जितने भी एक्सटीरियर एनवायरमेंटल, जितने भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, है ना, जैसे कि हीट, जैसे कि टेम्परेचर, इन सब चीजों से सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट्स, इसके अलावा सेपरेट करता है। सो जो बाहर सेल जो है वो किसी स्लाइटली एसिडिक मीडियम में है, तो हम नहीं चाहते कि जो वो मीडियम का जो एसिड है वो सेल के अंदर आए। तो अगर वो सेल के अंदर आया तो सेल का पीएच हिल जाएगा, सेल का पीएच हिल जाएगा तो सेल के जितने भी एंजाइम्स हैं सेल के अंदर वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। यानी सेल मेम्ब्रेन का होना कितना जरूरी है ताकि हम एनवायरमेंटल स्ट्रेस से सेल को जो है प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे सेपरेशन भी करता है एंड लास्ट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं, तो जो हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए सेल के अंदर तो हम कार्बोहाइड्रेट को लेके आएंगे, सो जो हमको प्रोटीन चाहिए सेल के अंदर तो हम प्रोटीन को लेके आएंगे, सो जो सेल के अंदर वाटर ज्यादा है तो हम वाटर को बाहर भेजेंगे, है ना। तो जो ज्यादा है वो हम बाहर भेजते हैं, जो चाहिए वो हम अंदर लेके आते हैं। सो दिस इज व्हाट परमिएबिलिटी, है ना। चलिए, तो ये हमारा फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। अब हम आ जाते हैं टू सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये एक्सक्लूसिव है, ये हमको एनिमल सेल में नहीं मिलता है। सेल वॉल हमको सिर्फ कहाँ मिलता है? प्लांट सेल में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेल वॉल जो है वो क्या है? वो नॉन लिविंग है। किस चीज से बना हुआ है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किस चीज से वो बना हुआ है? वो बना हुआ है विद सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। जो आप पेन और पेपर यूज करते हो, नोटबुक यूज करते हो, उसमें जो पेपर यूज करते हो वो किस चीज से बना हुआ है? सेल्यूलोज। ये वही सेल्यूलोज है। तो पेपर जो है वो डेड है असल में, क्योंकि आपने उसको प्लांट से डिटैच कर दिया है, तो अब वो कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, कुछ भी लिविंग एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, यानी वो डेड है ना। तो यहाँ पे सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, यानी वो फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी वो सेल को श्रिंक या फिर सेल को इन्फ्लेट नहीं करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो हमारा रिजिड होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, नॉन लिविंग होता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने सिर्फ कीवर्ड्स को लिखा है हमारे नोट्स में ताकि आपको जब रिवीजन करना हो तब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए, आपको बुक देखने की दोबारा से जरूरत ही नहीं है। सो अगेन, अगर आपको नोट्स चाहिए, इट विल बी देयर इन द टेलीग्राम में आप जाओ, टेलीग्राम में आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको नोट्स वहां पे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल जाएंगे। डाउनलोड कर लो, अपने पास रख लो और पढ़ लो उसको, एक बार आपको गो थ्रू करना है, दैट्स इट, है ना। चलो दोबारा से आ जाते हैं इन सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो ये डिफरेंस वाला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके आपको मिल जाते हैं 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाता है, जहां पे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 2 मार्क का है तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, है ना। 2 विद रिस्पेक्ट टू बोथ। ये इसका ये मतलब नहीं है कि सेल वॉल में 1 लिख दिया, सेल मेम्ब्रेन में 2 पॉइंट हो गए, नहीं, इंडिविजुअली 2, है ना। चलो, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग होता है, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होता है, ये हमको पता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सेल वॉल थिक होता है और रिजिड होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, वो अपने फ्रेंड्स को चूज करता है ना। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कुछ को अंदर आने देगा, कुछ को नहीं अंदर आने देगा। सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल है ना, एकदम अंदर आने जाने को बिल्कुल ही रोक टोक कुछ नहीं करता। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर सेल में होता है, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। तो ऑल सेल्स मतलब इन बोथ प्लांट्स प्लस एनिमल्स, दोनों में हमको सेल मेम्ब्रेन दिखता है। बट सेल वॉल में अगर आप देखते हो, सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में हमको दिखता है, एनिमल्स में सेल वॉल की प्रेजेंस हमको नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज से बना हुआ है। सेल्यूलोज हमने डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट आपका पेपर जिससे बना हुआ। चलिए, अब हम आ जाते हैं टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक बहुत ही वन लाइनर है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आपको बस जानना है व्हाट इज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या, आपके पास सेल है, सेल के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो है से फ्लोट करते रहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है उसी को हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नेचर क्या है? सेमी फ्लूइड, है ना, ये आपको याद रखना है। तो साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड, इट इज कलरलेस, इट इज पार्टली ट्रांसपेरेंट, और ये जो है एक फ्लूइड मटेरियल है जहां पे सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब हम आ रहे हैं
टू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, है ना। इंपॉर्टेंट वालों को पहले करेंगे और फिर थोड़े ढीले वालों को बाद में करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट को सबसे आखिर में करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं कि वो है किधर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड किधर है, तो अगर ये आपका न्यूक्लियस है सेल का, मान लो ये आपका सेल है इधर, मान लो है, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे दिखेगा, है ना। ऐसे करके वो पूरे सेल में दोनों तरफ से ऐसे घूमता ही रहेगा, पूरे सेल में बिखरा हुआ होता है लाइक अ मेशवर्क, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पूरे सेल में ऐसे बिखरा हुआ दिखेगा। सो इट इज डबल मेम्ब्रेन, स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, है ना। आपको सिर्फ पॉइंट्स, अब देखो नोट्स में हमने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के हैं। अगर आप देखते हो कि वो रफ है, उसका टेक्सचर रफ है, तो क्या होगा, उसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स जो हैं ऐसे जुड़े हुए होंगे, तो इसको हम कह देंगे रफ। अगर राइबोसोम्स का प्रेजेंस नहीं है तो इसको हम कह देंगे स्मूथ। तो इस साइड में हमने ड्रॉ किया है रफ और इस साइड वाला हमारा है स्मूथ, ठीक है। तो रफ यानी राइबोसोम्स अटैच्ड है, स्मूथ यानी राइबोसोम्स अटैच नहीं है। अब रफ और स्मूथ जो हैं वो इंडिविजुअली कुछ अलग अलग सिंथेसिस करते हैं, है ना। रफ और स्मूथ इंडिविजुअली कुछ अलग अलग सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, रफ जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। स्मूथ जो है वो लिपिड्स सिंथेसिस करता है, फैट यानी लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, इनका फंक्शन, क्योंकि ये पूरे सेल में ऐसे फैले हुए हैं, यानी इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेल का जो पूरे अंदर के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन ऑर्गेनल्स को अपने अपने पोजीशंस पे ही रहना है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनल भाग के उधर जा रहा है, दूसरा ऑर्गेनल भाग के उधर जा रहा है ना। तो इनको अपने स्पेसिफिक रीजन में ही हमें रखना है। तो ये रखने का काम किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता है। यहाँ पे स्पेसिफिक अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पे हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स का, हमने देख लिया कौन सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सिंथेसिस करता है लिपिड्स का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स अभी हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं और उनके टेक्सचर को वो रफ बनाते हैं, यानी उसको जब आप टच करोगे तो आपको कुछ दरदरा सा महसूस होगा, है ना। सो दैट इज व्हाट इज द रफ टेक्सचर। तो ये राइबोसोम्स जो हैं ये टाइनी होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी चीजें होती हैं, और ये कभी कभी साइटोप्लाज्म में भी हमको फ्रीली फ्लोटिंग दिखते हैं और कभी कभी हमको ये अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखते हैं। यानी दो लोकेशंस है इसके। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जहां पे वो पूछते हैं व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ राइबोसोम्स। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, है ना, कि राइबोसोम्स का क्या लोकेशन हो सकता है। तो राइबोसोम्स के दो लोकेशन है, एक है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है आपका साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन नहीं है इसका, एक ही मेम्ब्रेन है इसका। इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बारे में डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं है। जनरली राइबोसोम पे हम देखते हैं कि उसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, है ना, मतलब एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ऊपर छोटा एक नीचे मोटा, है ना। तो ऐसे छोटे और मोटे के साथ एक फुल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो डिटेल स्ट्रक्चर है ये आप हायर ग्रेड्स में करोगे। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि राइबोसोम क्या है, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चल अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल पे, जिसको हम कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बड़ा ही फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि हर कोई इसके बारे में जानता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों इसको हम पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस। एटीपी क्या है, करेंसी, एनर्जी करेंसी, है ना। तो एटीपी के सिंथेसिस को हम कह देते हैं, वैसे तो इसका एक बहुत अच्छा सा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब आप हायर ग्रेड्स में करोगे, बट क्योंकि ये एटीपी को सिंथेसाइज करता है इसी वजह से इसको हम कह देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखो साइड में मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके दो मेम्ब्रेन है, ये वाला जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला जो है जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन कर रहा है ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे पास दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन है। अब देखो आप, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है इसमें क्या है, फोल्ड्स हैं,
है ना। तो इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास है फोल्ड्स, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन, इसके पास है फोल्ड्स। ये जो फोल्ड्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं क्रिस्टी। ठीक है, नाम याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स करता है, उसके साथ आप देखो कुछ कुछ निकला हुआ है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम्स, नॉट देयर इन योर सिलेबस, इतना तक याद रखना है कि क्रिस्टी, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, इट इज अ साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब इनर मेम्ब्रेन हमने कह दिया कि उसमें क्रिस्टी बनता है और इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है। न्यूक्लियस में तो हुआ है अपना खुद का डीएनए, जब हम न्यूक्लियस करेंगे तब हम करेंगे, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना पर्सनल डीएनए, अपना पर्सनल राइबोसोम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर उसके पास अपना पर्सनल डीएनए एंड राइबोसोम है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, खुद ही अपने एंजाइम्स वगैरह जो भी उसको चाहिए, जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें वो खुद ही बना सकता है, उसको किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है ना। सो दैट इज व्हाट। तो हमने आज माइटोकॉन्ड्रिया तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट थिंग इज रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स है ये हम अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर। बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती रहूंगी, मैं आपको बताती रहूंगी कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। दिस इज हाउ यू शुड बी स्टडिंग। व्हाइल स्टडिंग रटना नहीं है, कैसे पढ़ना है, 2-3 लाइन पढ़ो फिर सोचो अच्छा टीचर इसमें से क्या क्वेश्चन बना सकता है। व्हाट, व्हाई एंड डब्ल्यू वर्ड्स को यूज करो हमेशा, वेयर, व्हाई, हूम, व्हाट, ये सब यूज करके अगर तुम पढ़ोगे तभी तुमको चीजें याद रहेंगी। अगर तुम सिर्फ रीड करोगे नहीं याद होती है, और वैसे भी हमें याद नहीं करनी है, हमें समझनी है चीजों को, ठीक है। तो अपने आप को क्वेश्चन करते हुए पढ़ोगे तो जब तुमको चीजें याद रहेंगी। अगेन नोट्स के लिए टेलीग्राम में जाना है, ठीक है। बाकी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके तक आए। दूसरा क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ना। इस वीडियो को आप अपने जितने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे उतने ज्यादा आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलेगा इस लेक्चर्स का, ठीक है जी। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।